रिजवानुर रहमान का तोड़ी लक्स कोजी के मालिक की वे हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार। रिजवान की लाश पुलिस स्टेशन से गायब। ममता बनर्जी जो रिजवानुर रहमान केस में बेहद सक्रिय रही, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि सीबीआई के मुख्य गवाह भी थे, अचानक से इनकी मौत आखिर कैसे हो जाती है? जीत जिसकी भी हुई हो, पर हारी सिर्फ मोहब्बत। जब समाज की बंदिशें, धर्म की दीवारें और ताकतवरों की साजिशें एक आम इंसान के ख्वाबों से टकराती हैं, तो नतीजा क्या होता है? दोस्तों, अफसानों में तो अक्सर मोहब्बत मिल ही जाया करती है, पर हकीकत में कभी कभी मिलती है बेहद खतरनाक मौत। एक मुसलमान गरीब लड़का और एक अमीर घर की हिंदू लड़की, प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन समाज और सत्ता ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। यह कहानी है रिजवानुर रहमान की, एक ऐसा नाम जो एक वक्त पर कलकत्ता की सड़कों से लेकर संसद तक गूंजा था। एक ऐसी कहानी जो रोमांच से शुरू हुई और खत्म होती है एक रहस्यमयी मौत पर। साल था 2007। कोलकाता का एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम लड़का रिजवानुर रहमान, उम्र 30 साल, प्रोफेशन से कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्रेनर, शांत, पढ़ा लिखा, विनम्र, और उसकी क्लास में पढ़ने आई एक लड़की प्रियंका तोडी, उम्र 23 साल, मशहूर बिजनेसमैन लक्स कोजी के मालिक अशोक तोडी की बेटी। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। मुलाकातें नजदीकियों में और नजदीकियां प्यार में कब बदल जाता है ये पता ही नहीं लगता। दोनों जानते थे कि समाज इस रिश्ते पर कुछ बंदिशें जरूर लगाएगा, फिर भी मोहब्बत के हाथों मजबूर 18 अगस्त 2007 को रिजवान और प्रियंका ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गुपचुप शादी कर ली। गवाह थे उनके कुछ दोस्त और सहयोगी, पर इस बात की खबर न ही लड़की के घर वालों तक गई और न ही लड़के के घर वालों को कोई भी जानकारी थी। शादी के बाद प्रियंका अपने पिता के घर लौट आती हैं और रिजवान अपने ग्राफिक्स सेंटर पर काम पर लौटते हैं। अगस्त के अंत में रिजवान द्वारा अपने भाई रुकबानुर रहमान को रिजवान और प्रियंका के रिश्ते और गुपचुप शादी के बारे में खुलासा करते हैं। अपने परिवार को जानकारी में लेकर रिजवान द्वारा 31 अगस्त 2007 को प्रियंका तोडी को अपने एक छोटे से पुराने फ्लैट में, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में था, वहां पर लाया जाता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां पर मोहब्बत, साजिश और सियासत की रेखाएं बूंदिल पड़ जाती। और उसी दिन 31 अगस्त को रिजवान और प्रियंका द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि हम आपसी सहमति से बिना किसी जोर जबरदस्ती और किसी भी दबाव के एक साथ रह रहे हैं। रिजवान और प्रियंका द्वारा पुलिस को एक खत लिखा जाता है कि हमें सुरक्षा चाहिए और ये पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जाती है प्रियंका के पिता और उनके परिवार से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला था। हालांकि बाद में प्रियंका द्वारा ये कहा गया था कि उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, मैं वो सब कुछ कर रही थी जो रिजवान मुझसे करने को कहते थे। मैं हर उस जगह दस्तखत कर देती थी जहां पर मुझसे करने को कहा गया था। प्रियंका ये भी कहती है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जो लेटर लिखा गया था उसमें वे अपने पिता यानी लक्स कोजी के मालिक अशोक तोडी का नाम नहीं देना चाहती थी।
लेकिन उन्होंने कहा कि पप्पू जो कि रिजवान के एक दोस्त थे और रुकबानुर जो कि रिजवान के भाई थे, इन दोनों ने प्रियंका से और रिजवान से ऐसा करने पर दबाव डाला था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रियंका के पिता अशोक तोडी और उनके परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अशोक तोडी को अपना यह दामाद कभी भी कबूल ही न था और ये बात कई बार उस वक्त के मीडिया बाइट में अशोक तोडी के इंटरव्यू में सामने भी आती है। कारण रिजवान एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम युवक थे। ये भी कहा गया कि रिजवान को प्रियंका की जिंदगी से हटने के लिए कई बार धमकियां भी दी गई थी। आरोप है कि तोडी परिवार की सहमति से कोलकाता के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रियंका और रिजवान को कई बार कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार बुलाया जाता रहा और वहां पर रिजवान को यह धमकी भी दी जाती थी कि यदि वो प्रियंका से अलग नहीं होंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि ये सारे आरोप अनौपचारिक हैं और किसी भी रिकॉर्ड में इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। शायद ऐसे आरोपों का जिक्र कभी होता भी नहीं है। 8 सितंबर 2007 को पुलिस स्टेशन में एक बैठक होती है जहां पर पुलिस द्वारा जोर देकर प्रियंका को अपने पिता के घर कुछ दिनों के लिए जाने की बात की गई थी। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि प्रियंका रिजवान के छोटे से जर्जर पुराने मकान में रुकती हैं तो रिजवान पर अपहरण और अवैध कैद जैसे गंभीर आरोप मढ़ दिए जाएंगे। लेकिन पुलिस का इन सब पर अपना वर्जन ये था कि प्रियंका के बोलचाल में झिझक थी और वे बेहद संक्षिप्त और गंभीर उत्तर दे रही थी, जिससे पुलिस को यह संदेह होता है कि प्रियंका बेहद मानसिक दबाव से गुजर रही है और इसीलिए पुलिस द्वारा यह सुझाया गया था कि प्रियंका कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर जाएं, जिससे कि वे उनसे खुलकर बातें कर सकें। काफी नानुकुर और मना करने के बाद रिजवान आखिरकार इस शर्त पर राजी होते हैं कि प्रियंका के परिवार द्वारा लिखित रूप से यह दिया जाएगा कि प्रियंका अपने मायके जाने के 7 दिनों के बाद रिजवान के पास वापस लौट आएंगी। 8 सितंबर 2007 को यह समझौता होता है। प्रियंका 1 हफ्ते के लिए घर जाएंगे और 15 सितंबर को लौटेंगी। लिखित में यह वादा हुआ था, लेकिन क्या प्रियंका लौटी? कभी नहीं। प्रियंका ने आखिरी बार 11 सितंबर 2007 अर्थात जाने के 3 दिन बाद रिजवान से बात की थी। इसके बाद 15 सितंबर 2007 को रिजवान द्वारा जब प्रियंका को कॉल किया जाता है तब प्रियंका के माता पिता द्वारा रिजवान की प्रियंका से बात नहीं होने दी गई। 18 सितंबर को उनके विवाह के एक गवाह को धमकी भी मिली थी। 19 सितंबर तक रिजवान प्रियंका का इंतजार करते रहे। फिर जब वो वापस नहीं आई तब एक एनजीओ के पास जाकर रिजवान द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पुलिस उन्हें बेहद परेशान कर रही है। अपनी डायरी और मित्रों से बातचीत में रिजवान द्वारा कानूनी कार्रवाई की भी योजना बनाई गई। उन्होंने एक पत्र में यह भी लिखा था कि वे हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार है यदि इस आधार पर प्रियंका उन्हें वापस मिल जाती। और फिर 21 सितंबर 2007 को दोपहर में मिलती है रिजवान की लाश कोलकाता के पातीपुकुर रेलवे ट्रैक के पास। सिर पर गहरा घाव था और हाथ सीने की तरफ मुड़े हुए थे। शायद आखिरी लम्हों में भी रिजवान प्रियंका से मिलने की ही मिन्नत करते रहे हों। रिजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी द्वारा इसे सामान्य आत्महत्या कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भागकर शादी करना हमेशा नैतिक रूप से गलत है और ऐसे मामलों में पुलिस
हस्तक्षेप करती ही है। हालांकि उनके इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी। प्रारंभिक मीडिया जांच से ये पता लगा था कि अशोक तोडी के भाई द्वारा कमिश्नर प्रसून से पुलिस सहायता मांगी गई थी। प्रसून मुखर्जी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी थे और उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उद्योगपति अशोक तोडी दोनों का समर्थन प्राप्त था। पुलिसिया रवैया के खिलाफ हाईकोर्ट में बात जाती है और 16 अक्टूबर 2007 को इस मामले में संज्ञान देते हुए हाईकोर्ट द्वारा रिजवान केस को सौंप दिया जाता है सीबीआई को, और इसके अगले दिन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा 5 संदिग्ध अफसरों का तत्कालीन ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये भी कहा गया था कि सीबीआई जांच के आधार पर अब दोषियों को सजा दी जाएगी। आरोप लगे कि तोडी परिवार ने कुछ गुंडों और रिजवान के कुछ रिश्तेदारों को पैसे भी खिलाए थे। रिजवान के एक दोस्त पप्पू द्वारा सीबीआई को ये बताया गया था कि तोडी परिवार द्वारा उन्हें 11 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वे प्रियंका और रिजवान के रिश्ते को तोड़वाने में मदद करें। रिजवान की मौत के बाद कुछ एसएमएस मीडिया में लीक होते हैं जिसमें रिजवान द्वारा तोडी परिवार से अंतिम बार प्रियंका से बात करने की गुहार लगाई गई थी। हालांकि इन मैसेजेस की वैधता पर भी सवाल उठे थे और इसमें भी संदेह उठा कि क्या वास्तव में ये सारे मैसेजेस रिजवान द्वारा ही भेजे गए थे अथवा माजरा कुछ और ही था। 3 नवंबर को एक व्यक्ति इंद्रनील घोष द्वारा यह दावा किया गया कि रिजवान की मौत वाले दिन उसने रिजवान का अपहरण होते हुए देखा था, लेकिन सीबीआई द्वारा इस बयान को असंगत मानते हुए खारिज कर दिया जाता है। 6 नवंबर को प्रियंका द्वारा रिजवान की मां और अपनी सास किश्वर जहां को एक कानूनी पत्र भेजा जाता है जिसमें कहा गया था कि प्रियंका अब अपने ससुराल कभी नहीं लौटेंगी और अपने मायके अपने पिता अशोक तोडी के घर पर ही रहेंगी, और प्रियंका द्वारा वकील के माध्यम से अपने सामान की भी मांग की गई थी। हालांकि ऐसे कानूनी पत्र से रिजवान की मां किश्वर जहां बेहद आहत हुई थी। कुछ सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिजवानुर रहमान की मौत को बताया गया एक आत्महत्या, लेकिन ये फैसला जितना सीधा लगता है हकीकत उतनी ही गहरी और पेचीदा थी। और रिजवानुर रहमान को आत्महत्या के लिए उकसाने के पीछे मुख्य आरोपी के तौर पर चार्जशीट में नाम दिया जाता है प्रियंका तोडी के पिता लक्स कोजी के मालिक अशोक तोडी, प्रियंका के चाचा प्रदीप तोडी और प्रियंका के मामा अनिल सराओगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 पुलिस अधिकारियों डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार, एसीपी सुकांत चक्रवर्ती और सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास भी सीबीआई की चार्जशीट में शामिल होते हैं। इन सबके अलावा सीबीआई चार्जशीट में एक और नाम आता है मोहिनुद्दीन उर्फ पप्पू, जो रिजवान के दोस्त थे और पुलिस और तोडी परिवार के बीच में एक संपर्क का काम कर रहे थे। 13 अक्टूबर 2008 जब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब पूरा सच सामने आएगा, तभी अचानक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया क्योंकि अशोक तोडी द्वारा सीबीआई चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जब तक सीबीआई चार्जशीट चुनौती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं दे दे, कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। 11 फरवरी 2009 रेलवे ट्रैक के किनारे एक और लाश मिलती है। नाम था
अरिंदम मन्ना। ये रेलवे के वही पुलिस अधिकारी थे जिनके द्वारा रिजवानुर रहमान की मौत की शुरुआती जांच की गई थी। इसके अलावा एक और खास बात, अरिंदम मन्ना सीबीआई की गवाह सूची में शामिल थे। अरिंदम मन्ना के भाई देव प्रसाद मोइत्रा जो बताते हैं वो रूह कपा देने वाला था। अरिंदम की आंखें, पैर और गले पर गहरे जख्म थे। फिर भी कहा गया शायद ये एक आत्महत्या थी। इसके अलावा अरिंदम के भाई देव प्रसाद मोइत्रा बताते हैं कि अरिंदम के पास 2 मोबाइल फोन हुआ करते थे। एक में वोडाफोन का सिम और दूसरे में एयरटेल का सिम वो इस्तेमाल करते थे। उनकी मृत्यु के घटना स्थल से दोनों सिम कार्ड गायब थे। शायद सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। मोइत्रा कहते हैं कि अरिंदम आत्महत्या नहीं किए थे बल्कि एक हत्या थी। दोस्तों, अरिंदम सीबीआई की गवाह सूची में एक अहम नाम था और वो भी अब दुनिया में नहीं रहा। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। बिंद्रा करात, सीपीआई-एम, सुमन, गायक और पूर्व सांसद, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस सहित कई नेताओं ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे और न्याय की भी मांग की थी। ममता बनर्जी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ सीपीआई-एम ने रहमान के परिवार को चुप कराने की कोशिश की थी। मुस्लिम समुदाय का आक्रोश अचानक से तब बढ़ जाता है जब 22 सितंबर को यह अफवाह फैलती है कि रिजवान की लाश पुलिस स्टेशन से गायब हो गई, जिससे मुस्लिम बहुल्य इलाकों में दंगे फैल जाते हैं। कई वाहन जलाए गए, पुलिस पर भी हमला हुआ और अंततः ईस्टर्न फ्रंटल राइफल के दखल के बाद ही सामान्य स्थिति वापस लौटती है। दोस्तों, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है। रिजवान केस ने मुस्लिम समुदाय में निश्चित ही काफी असंतोष फैलाया, जिसका सीधा असर दिखता है वामपंथी दलों पर, जिसमें कि माकपा सत्तारूढ़ पार्टी जिसके मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, और रिजवान केस से उठे मुस्लिम समुदाय में असंतोष का फायदा सीधा उन पार्टियों को गया जो कि रिजवान केस में मुस्लिम समुदाय के प्रति संवेदनशील रहे, उनकी संवेदनाएं उनके साथ थी और रिजवान केस में वे सक्रिय आंदोलन में बने रहे थे। एम अकबर द्वारा इसे मुस्लिम वोट बैंक का बॉलीवुड स्टाइल में इस्तेमाल कहा गया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी उस वक्त बंगाल में विपक्ष की नेता थी और रिजवान मामले में उस वक्त के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी को हटाने की मांग को लेकर एक अभियान छेड़ी थी। विपक्ष के अभियान और मुस्लिम समुदाय के दबाव के आगे सत्तारूढ़ माकपा पार्टी जिसके मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, आखिरकार उनको झुकना पड़ता है और प्रसून मुखर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ममता बनर्जी जो रिजवानुर रहमान केस में बेहद सक्रिय रही थी, 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल की 8वीं और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी और तब से आज 2025 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक लगातार वो मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई है। रुकबानुर रहमान जो कि रिजवानुर रहमान के भाई थे, 2011 और 2016 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के छपरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं और वे तृणमूल कांग्रेस के राजनेता बनते हैं। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट ने कहा कि ये थी एक आत्महत्या, पर जनता सवाल पूछ रही है, अगर ये सुसाइड था तो इतने लोग क्यों हटाए गए, पैसे क्यों दिए गए, एसएमएस क्यों लीक हुए, पुलिस की इतनी असंवेदनशील भूमिका आखिर क्यों रही। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि सीबीआई के मुख्य गवाह भी थे, अचानक से इनकी मौत आखिर कैसे हो जाती है और आखिर क्यों बड़ी अदालतों में बड़े लोगों की सुनवाई अक्सर उनके ही पक्ष में क्यों देखी जाती है। एक गरीब मुसलमान लड़का
एक अमीर हिंदू लड़की से प्यार करता है, शादी करता है और शादी के चंद दिनों बाद रेल की पटरियों पर मिलती है उसकी लाश। कहानी खत्म हो गई, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी, जिसमें जीत जिसकी भी हुई हो, पर हारी सिर्फ मोहब्बत। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। जब धर्म, समाज और सत्ता मिलकर प्यार को कुचलते हैं, तो इंसाफ की राह लंबी और दर्दनाक होती चली जाती है। आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं और शायद हमेशा अनसुलझे बने रहेंगे। अगर आपको ये कहानी छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि रिजवान की मौत सिर्फ सुसाइड थी या फिर कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। शुक्रिया।